दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जनरल में जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, या फिर और भी किसी एग्ज़ाम्स में जहाँ की सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। ठीक है, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। 17 नवंबर 1713 ईस्वी का दिन केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई थी। ठीक है, मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दिया था। 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी से ही मराठा शक्ति धीरे धीरे पेशवा में हस्तांतरित होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उनके शासनकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद बाजीराव, और उसके बाद बाजीराव, उसके बाद माधवराव थे। ठीक है, तो 3, 1, 2 और 4, तो 3, 1, 2 और 4। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ देखें एक्सप्लेनेशन। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 20 के बीच, और 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। ठीक है, मतलब पहले हो गए बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद हो गए 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम, मतलब ये बाजीराव, वही बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किए। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक था, और बालाजी विश्वनाथ 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने थे। कौन? तो बाजीराव 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बने थे, तथा 1761 तक पेशवा रहे थे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 है। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। ठीक है, 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई जो था माधवराव का, नारायण राव, अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी तक, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक, और फिर बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक, और फिर माधवराव 1761 से 1772 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में रखें। तो इसमें से सही काल अनुक्रम क्या है? तो संभाजी के बाद राजाराम के बाद कौन हो गया? तो शिवाजी द्वितीय, और उसके बाद हो गया
छत्रपति साहू जी। ठीक है, पहले संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद कौन हो गए? तो शिवाजी द्वितीय हो गए और उसके बाद छत्रपति साहू जी हो गए। तो पी आंसर हो जाएगा। देखिए कार्यकाल, सही कालानुक्रम इस प्रकार है। संभाजी कब से कब तक रहे? तो संभाजी रहे 1680 से 1689 ईस्वी तक रहे थे। छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1680 से 89 ईस्वी तक। और उसके बाद कौन रहे थे? तो राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे राजाराम, 1689 से 1700 ईस्वी तक रहे। और उसके बाद शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708 ईस्वी तक राजाराम का पुत्र था। शिवाजी द्वितीय राजाराम के पुत्र थे। और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज हुए थे। छत्रपति साहू जी 1708 से 1789 संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, संभाजी के पुत्र थे साहू जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कार्यकाल। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो वो ताराबाई के हाथों में थी। ताराबाई कौन थी? तो ताराबाई राजाराम की पत्नी थी ना। राजाराम की पत्नी जो शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे राजाराम, उनकी पत्नी थी ताराबाई। डी आंसर हो जाएगा। राजाराम 1689 से 17 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। ठीक है, साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वो कौन थी? ताराबाई थी। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वो ताराबाई थी। सी आंसर हो जाएगा। राजाराम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। किस किस किले को मुगलों से जीत लिया? तो रायगढ़ को, सतारा को और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। तो देखते हैं 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ठीक है, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य जो था पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। तो ये सही है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो साहू के जो उत्तराधिकारी थे पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही है। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम जो बाजीराव था उसकी मृत्यु होने पर साहू ने, जो छत्रपति था साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में जो संगोला की संधि के अनुसार, 1750 ईस्वी में होने वाली संगोला की संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई।
ठीक है। 1750 ईस्वी में होने वाली संगोला की संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मतलब कि छत्रपति से अधिकार जो है पेशवा में स्थानांतरित हो गया। ठीक है। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। ठीक है। मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो है पेशवा बन गया। अतः कथन और कारण दोनों ही सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के समय में जो मराठा जो राजा था नाचीज मतलब कि उसका अधिकार वो महत्व थोड़ा कम हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, तो वो थे बालाजी बाजीराव के समय में। ठीक है। बालाजी बाजीराव जो तीसरा पेशवा था उसके समय में पेशवा वास्तविक शासक बन गया। ठीक है। क्योंकि संगोला का संधि के अनुसार किया गया था और सारी शक्तियां पेशवा में केंद्रित कर दी गई थी। ठीक है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ठीक है। काफी बार पूछा जाता है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा थी सरंजामी प्रथा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो काशीराज पंडित था, जिसने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी उसे स्वयं देखा था। किसने देखा था? तो काशीराज पंडित ने देखा था। बी आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी से उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरे लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ठीक है। उनको जो कूट संदेश भेजा गया था बालाजी बाजीराव को, जो मतलब कि मराठों की हार हुई थी, किस तरह से भेजा गया था संदेश? जिसमें कहा गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरे लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ठीक है। इस तरह से जो तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनको कूट संदेश भेजा गया था जब मराठों की हार हुई थी अफगानों से। ठीक है। जो अहमद शाह अब्दाली था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अफगान जो था अब्दाली, वो बदला लेना चाहता था मराठों से, जो कि मराठों द्वारा लाहौर से उनके वायसराय तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया गया था मराठों द्वारा, तो उसी का बदला लेना चाहता था। ठीक है। देखिए फिर से एक बार। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो कारण क्या था कि वह मराठों द्वारा
लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो किसने? अफगानों ने हराया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान थे और एक तरफ मराठे थे। ठीक है, अफगानों ने हराया था, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ ने मराठा का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो थे काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। ठीक है, जो काशीराज पंडित था उनके अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पानीपत का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था मराठों और अफगानों के बीच। ठीक है, मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे और अफगानों की तरफ से कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहा था। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया तो किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? तो 1761 ईस्वी में। आप लोग को पता है। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो निम्नलिखित में से कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वो था नजीब खान था अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। ठीक है, ये जो अहमद शाह अब्दाली था जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की थी। अहमद शाह अब्दाली ने कहाँ तक? मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की और अपनी वापसी से पहले अब्दाली जो था भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया और इमादुल मुल्क को वजीर, रूहेला सरदार नजीबुद्दौला नजीम खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों में किया जाता था। मोडी लिपि का मराठों के लेखों में प्रयोग किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के प्रपत्रों में प्रयोग किया जाता था। मोडी लिपि का, ठीक है, पूछा जाता है, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के प्रपत्रों या विलेखों में प्रयोग किया जाता था। मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब लगभग मुगल ये क्या बोलते हैं मेडाइवल भी आज लगभग समाप्ति हो जाएगा। लास्ट ही वीडियो होगा ये मेरे ख्याल से। ठीक है,
और सारे अभी तक हिस्ट्री कराए जा चुके हैं। मॉडर्न भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, एंशिएंट भी कराया जा चुका है, ठीक है। और मेडाइवल भी ये लगभग आज शायद लास्ट ही हो, नहीं तो सेकेंड लास्ट होगा। और सारे वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, मैपिंग के भी काफ़ी हैं, तो उसको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कोई भी उपयोगी वीडियो बनाया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इसका आप उपयोग कर सकें अपने तैयारी को और बेहतर करने में और सिलेक्शन लेने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो सत्ता संभाली थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने, ये आंसर हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, ठीक है, शाह आलम मुअज्जम या शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। उसने 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। जहांदार शाह जो था एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, सी आंसर हो जाएगा। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। ये जो था जहांदार शाह था, तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जो था जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुख सियर द्वारा पराजित हुआ और 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी गई। लोग उसे लंपट मूर्ख कहते थे, ठीक है। जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख कहते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके भतीजे फर्रुख सियर ने ही इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अपने भतीजे नहीं, वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुख सियर द्वारा पराजित हुआ और 11 फरवरी 17 उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई फर्रुख सियर द्वारा, और उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। तो जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो वो था फर्रुख सियर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर ने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, ठीक है, अंग्रेजों को। डी आंसर हो जाएगा। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। 1717 के फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी बिना चुंगी के व्यापार कर सकती है। परंतु क्या था इसमें कि 1717 के फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी बिना चुंगी के व्यापार कर सकती है, परंतु फरमान में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था कि यह आदेश सिर्फ कंपनी के व्यापार पर लागू होगा अथवा कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर भी,
ठीक है, इसमें स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ ये कंपनी पर लागू होगा या कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर भी। ठीक है, तो इसका भरपूर दुरुपयोग भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है इसको। यही मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, मुगल सिंहासन पर बैठने वाला ये मयूर सिंहासन ध्यान रखेंगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है इसको। तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट ये शासक जो था मोहम्मद शाह था। इसका कार्यकाल क्या था? तो 1719 से 48 ईस्वी था मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। ठीक है, करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1,000 रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस, जो मयूर सिंहासन था तख्ते ताउस, उसको भी ईरान ले गया था। कौन ले गया था? तो वो था नादिर शाह, जो कि 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तक कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो आपको पता है कि मोहम्मद शाह, इसी को मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसी के कार्यकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ठीक है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के काल में ही था, जिसका कार्यकाल 1719 से 48 था। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, मोहम्मद शाह 1719 से 48 का कार्यकाल। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। ठीक है, रंगीला बादशाह था, सुंदरी के प्रति बहुत इसको आसक्ति था। उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो वो था मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल था 1719 से 1748। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1719 से 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन जो था दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक है, बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। ठीक है, यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। ठीक है,
शाह आलम द्वितीय जब देखिए अपने पिता अली आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। कौन? तो शाह आलम द्वितीय। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका था। कौन? तो ये शाह आलम द्वितीय। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली पहुंचा। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1803 ईस्वी को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1803 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, क्या नाम था? तो अकबर द्वितीय। ये अकबर शाह द्वितीय, या अकबर द्वितीय भी बोलते हैं इसको ना। अकबर शाह द्वितीय का बेटा था जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह, इसको जो जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। बी आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल था। के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल था और बहादुर शाह जफर का 1837 से 57 तक था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1837 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो अकबर शाह द्वितीय था उसकी मृत्यु 1837 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आखिरी मुगल सम्राट था, कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा। भारत का आखिरी मुगल सम्राट था कौन? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, तो ये सही नहीं है। ठीक है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये भी सही है। क्योंकि दिल्ली पर तो अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, मतलब कि अधिकार कर लिया था 1803 में ही। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। लेकिन ये वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है, यही सही नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिस्थितियों के लिए किराए के तौर पर
और 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। अतः डी कथन सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखें। 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। और यहाँ बोल रहा है 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते तो नहीं, तो 1 लाख रुपए पेंशन मिलते थे प्रति माह। ठीक है, और बाकी और उसके परिसंपत्ति के लिए 15 लाख रुपए किराया, 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च, ये सब डिटेल्स ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब जो था शहादत खां था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। बी आंसर हो जाएगा। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जो शहादत खां था, उस शहादत खां का जो उत्तराधिकारी था सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनक्लिज खां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो वो था चिनक्लिज खां। डी आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनक्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जैसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी जंतर मंतर? तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी, जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले आमेर राजस्थान के इस कछवाहा राजपूत शासक ने दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ तो उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। किसने? तो जयसिंह द्वितीय ने। ये कौन था? तो आमेर राजस्थान के कछवाहा राजपूत शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो कहाँ बनवाई थी जयसिंह द्वितीय? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं तो दिल्ली में भी, जयपुर में भी, उज्जैन और वाराणसी में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ तो उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी चारों जगह बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? तो कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह हैं। ठीक है, 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो वो हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। सी आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा, 18वीं शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ
सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह 1681 से 1743 ईस्वी था। उसने 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। ठीक है, जय सिंह तो जहाँ महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही, ठीक है, जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। जय सिंह ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। ठीक है, इलाहाबाद में वेधशालाएं जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने नहीं बनवाई थी। कहाँ? तो इलाहाबाद में। उज्जैन में बनवाई थी, वाराणसी में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया आज, मतलब कि ओवरऑल हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास तो पहले ही करवाया जा चुका था, एंशिएंट भी करवाया जा चुका है और मिडाइवल भी कंप्लीट करवाया जा चुका। तो इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। ठीक है, और अगर देख लिया है तो उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि रिवीजन करने से ही आपकी तैयारी बेहतर होगी और जो भी जब पेपर देंगे तो उसमें, और जब भी अगर 1 बार या 2 बार देख लेते हैं तो पूरी तरह से दिमाग में छपता चला जाएगा और जब भी आप पेपर देंगे तो उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और रिजल्ट बेहतर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।